हेलो एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा आज के लेक्चर का नाम है कि एडवांस्ड लेवल यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। हम लोग जब कोर्स शुरू किए थे तो हमने देखा था कि वर्ब वर्ड्स 12,500 हैं, 12,500 वर्ब वर्ड्स हैं, एंड दे हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और उनके दो तरह के काम होते हैं। फिनाइट वर्ब की तरह काम करते हैं और नॉन फिनाइट की तरह काम करते हैं। जब फिनाइट वर्ब की तरह काम करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की सहायता से 110 120 फिनाइट वर्ब फॉर्म्स बनते हैं। और जब वो वर्ब का ऐसा रूप, वर्ब का ऐसा फॉर्म, किसी वर्ब से बनने वाले ऐसे रूप जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तब उन्हें नॉन फिनाइट कहते हैं। एंड देयर आर 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स। 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स हैं। 6 ऑफ देम आर इन्फिनेटिव्स, 4 ऑफ देम आर जीरंड्स एंड 5 ऑफ देम आर पार्टिसिपल्स। तो 6 इन्फिनेटिव, 4 जीरन, 5 पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करते हैं। जीरन नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का काम करते हैं। ये हम एकदम जब क्लास की शुरुआत करे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको। तो अब हम उसको रिविजिट करने वाले हैं। अब थोड़ा सा जो इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स हैं, उनके एडवांस लेवल यूजेस के बारे में बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स, पार्टिसिपल्स, ये जो नॉन फिनाइट फॉर्म्स होते हैं, उनके एडवांस लेवल यूजेस के बारे में। बट एक झटका या एक सरप्राइज कह लीजिए कि हम नहीं पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि उसकी एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड बनाना जरूरी है। तो आज जो हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो उसी के लिए एक ग्राउंड बना रहा है ना। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये बता रहे हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में होगा जो है ना इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, उसको रिविजिट करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यूज ऑफ एम्प्टी वर्ड और प्रिपेरेटरी वर्ड इट। जो इट होता है ना, जो एम्प्टी वर्ड है, एम्प्टी वर्ड मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको मालूम है देयर आर टू एम्प्टी वर्ड्स इन इंग्लिश, एक तो इट है और दूसरा देयर है। तो इट जो एम्प्टी वर्ड है, खाली शब्द जिसका कोई मतलब नहीं होता, या प्रिपरेटरी वर्ड भी कहते हैं, इसके बारे में आज जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। जब हम इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स के एडवांस्ड यूजेस के बारे में बात करेंगे तो ये समझे रहना, पढ़े रहना, जाने रहना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा कमेंट का जवाब भी देना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दे सकूंगा। आज दर्शन हो रहा है बच्चों से बहुत दिन बाद, तो मेरे बच्चे आ गए हैं। ये कहाँ से कमेंट देखें यार? कमेंट किधर से दिखता है? अच्छा, लाइव चैट में। चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इट्स रियली नाइस टू सी यू। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। चलो, तो देखो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देख रहे हैं कि आई थॉट इट पॉइंटलेस, मैंने समझा इसको पॉइंटलेस। ये सही नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मतलब क्लियर है ना? क्योंकि एक तो ब्लू कलर जो है इतना कम दिखता है। तो मैंने सोचा इसको पॉइंटलेस, मुझे लगा ये कि पॉइंटलेस है, बेतुका है, बेअर्थ का है। स्टार्टिंग बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के पहले घर से निकलना, यात्रा शुरू करना, मुझे पॉइंटलेस लगा। अब जानते हैं, इसको समझना यह है कि जो इट जो दिख रहा है, ये एक्चुअली प्रिपरेटरी वर्ड या एम्प्टी वर्ड इट है। देखिए, जो प्रिपरेटरी वर्ड या एम्प्टी वर्ड इट है, उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट होता है, किसी चीज के लिए आया होता है, और जो जिस चीज के लिए आया होता है वो सेंटेंस में ही होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इट जो है ना, ये इसी का सब्सटीट्यूट है। कि स्टार्टिंग बिफोर 8 o'clock, आई थॉट, मैंने सोचा इस चीज को, स्टार्टिंग बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के पहले घर से निकलना, इस चीज को मैंने सोचा पॉइंटलेस, कि निरर्थक है, बिना मतलब का है। तो ये जो इट है और ये दोनों सेम है, इसी इट को ये फिल करने वाला है। ठीक है ना? इसी के लिए ये एम्प्टी वर्ड इट आया है, फिलर कह लीजिए, प्रिपरेटरी वर्ड कह लीजिए। अब देखिए, इट इज नो गुड, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई
पर्पज नहीं है, वो यूज नहीं है। इट इज नो गुड। अब हमेशा याद रखना है कि नो गुड के बाद या एनी गुड के बाद, नो गुड के बाद, एनी गुड के बाद, नो यूज के बाद और एनी यूज के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है। इस पे सवाल पूछे जाते हैं ना, और इनका मतलब होता है नो गुड या एनी गुड का मतलब कोई अर्थ नहीं, कोई फायदा नहीं। नो यूज, एनी यूज, इसका भी मतलब कि कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इट इज नो गुड टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ही नेवर लिसन्स, वो कभी बात सुनता ही नहीं है। हम आपको ना केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, केवल आपको इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से गुजर जाना है। यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इनसे सिर्फ आप अपने आप को फैमिलियराइज कर लीजिए, परिचित कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अब ये जो इट आप देख रहे हैं, तो टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना, इज नो गुड, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली ये इट और ये सेम है, इसी के लिए इट है, इट के लिए ये है। इज इट एनी यूज, क्या कोई मतलब का है, कोई यूज का है, कोई फायदे का है। एक्सपेक्टिंग देम टू बी ऑन टाइम, एक्सपेक्ट करना कि वे लोग टू बी होंगे ऑन टाइम, समय पे। इज इट एनी यूज, इसका कोई मतलब है, मतलब क्या इसका यूज है, क्या इसका कोई फायदा है। एक्सपेक्ट करना उनको, या उम्मीद करना उनसे टू बी कि होंगे ऑन टाइम, टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे होते नहीं है, तो क्या मतलब उनका यूज करके। तो ये जो इट दिख रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टिंग देम टू बी ऑन टाइम, उम्मीद करना उनका समय पर आना। अगर आप इसको बिठा के देखिए यहां, तो इज, क्या ये जो चीज है एक्सपेक्ट करना उनका कि वो समय पे होंगे, एनी यूज, क्या वो किसी यूज का है। अब देखिए, इट इज नो यूज, ये कोई फायदे का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। हिज या हिम अपोलोजाइजिंग, उसके माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। आई विल नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये जो ये लिखा है ना कि हिज अपोलोजाइजिंग या हिम अपोलोजाइजिंग, उसका माफी मांगना इज नो यूज, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इट और ये सेम है। देखिए मैंने रेड से क्यों लिखा है पॉइंटलेस, नो गुड, एनी यूज, नो यूज, क्योंकि यही ये वर्ड्स हैं या यही वो एक्सप्रेशंस हैं जहां ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव रिटन दीज वर्ड्स इन रेड, यही कारण है कि मैंने इन शब्दों को रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, आई डिड नॉट थिंक इट, मैंने सोचा नहीं इस चीज को, वर्थ कंप्लेनिंग, वर्थ मतलब के कीमत का, के योग्य। मैंने आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा ये, इट ये चीज, मैं इसको नहीं माना कि वर्थ कंप्लेनिंग है या कंप्लेन करने, शिकायत करने के योग्य है। अबाउट द मील, मील के बारे में, तो मील के बारे में शिकायत करना, यही जो है इट के लिए है और इट के लिए ये है। आप थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि आई डिड नॉट थिंक, कि मैंने नहीं सोचा या मुझे नहीं लगा। इट मतलब ये कंप्लेन करना मील के बारे में कि मील खराब है, खराब है, खाने के बारे में कंप्लेन करना। तो आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा या मैंने नहीं सोचा कि खाने के बारे में कंप्लेन करना वर्थ था या के लायक था या उसको करना उचित था। वर्थ का तो आप लोग जानते हैं ना, वर्थ के बाद भी ये चीज हमें लिखना चाहिए कि वर्थ के बाद भी आप वर्ब का एनजी फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। नो गुड के बाद, एनी गुड के बाद, नो यूज के बाद, एनी यूज के बाद, वर्थ के बाद। तो वर्थ के बाद कंप्लेनिंग है, वर्थ के बाद गोइंग है, देख रहे हैं ना। इट इज वर्थ गोइंग टू वेल्स, ये जो है ना, इट इज वर्थ गोइंग टू वेल्स, मतलब वेल्स एक जगह का नाम है, वहां जाना ठीक रहेगा या जाना बनता है, मतलब जाने लायक है वहां। इफ यू हैव द टाइम, अगर आपके पास समय है तो वहां जाना बनता है, जाने से फायदा होगा या जाने लायक है। तो अब आप गोइंग टू वेल्स को अगर इट की जगह लिखें तो क्या बनेगा कि गोइंग टू वेल्स, वेल्स जाना इज वर्थ, लायक है, योग्य है, बनता है। इफ यू हैव द टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ एम्प्टी वर्ड इट। इट जो एम्प्टी वर्ड है, इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल हमने एक बार पढ़ा, बताओ कहां पढ़ा था शुरू में। हमने इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल पढ़ा था
कि जब हमें क्या बताना हो, टाइम, या जब हमें क्या बताना हो, वेदर कंडीशन, तब हम यूज करते हैं इट का। जैसे टाइम बताना हो कि 7 बजा है तो इट इज 7 o'clock, बताना है कि 9:45 बजे हैं, इट इज 8:45, अंधेरा होने लगा, इट एम्प्टी वर्ड है, इट स्टार्टेड टू ग्रो डार्क, सोमवार है तो इट इज मंडे। तो समय बताना हो तो इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेट हो गया है तो इट हैज गॉट लेट, तो इट जो आ रहा है ना एम्प्टी वर्ड टाइम के लिए। दूसरा, वेदर कंडीशन की जब बात करते हैं, वेदर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे भी हम इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्मी है, इट इज हॉट, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। तो मौसम काल, इतनी ठंड नहीं है आज, इट इज नॉट दैट कोल्ड, इट इज नॉट सो कोल्ड। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्टी वर्ड इट है, इसका इस्तेमाल टाइम के बारे में बात करने के लिए, वेदर कंडीशन के बारे में बात करने के लिए होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट का इस्तेमाल इन दोनों के अलावा कहां कहां होता है उसको देख लें। और ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे, एडवांस लेवल यूजेस पढ़ेंगे, तो उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे ना, उसकी बेहतर समझ होगी अगर हम इससे गुजरे रहेंगे तो। ओके, तो मैं जो सेंटेंस पढ़ रहा हूं उसका मीनिंग बताता चल रहा हूं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम चले कि इसका मीनिंग क्या है, और इस तरह के सेंटेंसेस आप भी लिख सकें। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मुझे व्यर्थ लगता है इस किताब को पढ़ना, तो हम कैसे बोलेंगे? आई थिंक इट पॉइंटलेस, आई थिंक इट पॉइंटलेस रीडिंग दिस बुक। मुझे इस किताब को पढ़ना व्यर्थ लगता है ना, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो गुड गोइंग देयर, बिकॉज वो लोग चले गए होंगे, दे मस्ट हैव लेफ्ट। अब वहां जाने का कोई फायदा है? इज इट एनी यूज गोइंग देयर, इज इट एनी यूज गोइंग देयर, इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। कि मुझे तो नहीं लगता है कि वहां जाने लायक है, क्योंकि वहां जाके कुछ मिलेगा नहीं। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि आई डू नॉट थिंक इट वर्थ गोइंग देयर, आई डू नॉट थिंक इट वर्थ गोइंग देयर। वहां जाना बनता नहीं है, जाने का कोई मतलब नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। या ये कि एक बार इसको ट्राई करना बनता है, आप एक बार ट्राई करिए, इट इज वर्थ ट्राइंग वंस, इट इज वर्थ ट्राइंग वंस। इस तरह के सेंटेंसेस तो एक बार मैं फैमिलियराइज करा दे रहा हूं ना, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। और सारे सेंटेंसेस हैं जिनसे हम फैमिलियराइज कराएंगे आपको। कुछ सवाल पूछ रहे हैं लोग? अच्छा, नीला वाला कम दिख रहा था, चलो अब तो ब्लैक आ गया ना। लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ लाइब्रेरी खुल गया है। और एक और खुशखबरी है, सीबीटी बना रहे हैं। सीबीटी मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, एग्जैक्टली जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है एसएससी एग्जाम में, वो सारे प्रोसेस से आपको गुजारेंगे। तो वहाँ एग्जाम हॉल में डर ना लगे, इसके लिए हम सीबीटी बना रहे हैं, है ना। अभी सिस्टम्स लगने वाले हैं, डोंट वरी। चलो अब हम देख रहे हैं, ध्यान देना है कि बोल्ड लेटर्स हमने क्या किए हैं। ये देखो, ये नाइस क्या है? बोल्ड लेटर है ना। ये नाइस क्या है? बोल्ड लेटर है। इंपॉर्टेंट, 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 ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। और देखिए लिखा है कि इट इज नाइस। अब ये जो है ना इट, ये इट जो दिख रहा है आपको, ये सब एम्प्टी वर्ड है, ये सारे एम्प्टी वर्ड है ना। इट इज नाइस बीइंग विथ यू, आपके साथ रह के मजा आता है, अच्छा लगता है ना। आप ऐसा करिए कि जरा इसको, अब देखिए इट जो है एम्प्टी वर्ड है, ये किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। अब दोनों को आप करिए, तो इट इज नाइस बीइंग विद यू, आपके साथ रहना अच्छा लगता है। अब इट की जगह अगर कहें कि बीइंग विथ यू, आपके साथ रहना इज नाइस, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ लिखा है इट इज नाइस सीइंग यू, आपको देखना अच्छा है, आपको देख के अच्छा लग रहा है। तो आप इसको देखेंगे कि ये जो सीइंग यू है,
ये इट दोनों एक ही हैं। इट की जगह आप लगा के देखिए कि सीइंग यू, आपसे मिलना, इज नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीइंग यू इज नाइस। इट इज नाइस टू टॉक टू यू, आप इट इज नाइस मतलब ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, अच्छा है। टू टॉक टू यू, आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो टू टॉक टू यू है और ये दोनों सेम है। अब अगर आप ईट की जगह लगा के देखें कि टू टॉक टू यू, आपसे बात करना इज नाइस, बहुत अच्छा है। टू टॉक टू यू इज नाइस, अच्छा है। एक बात ध्यान रखना है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स किन किन एडजेक्टिव के बाद आ रहे हैं, वो एडजेक्टिव पर ध्यान देना जरूरी है कि नाइस के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। फिर उसी तरह से इट इज नाइस टू बी सिटिंग हियर विथ यू। इट इज नाइस, अच्छा है, क्योंकि इट का तो कोई मतलब होता नहीं है। इट इज नाइस, अच्छा है, अच्छा लगता है। टू बी सिटिंग हियर, यहाँ बैठे होना, विथ यू, आपके साथ। आप इट को देखेंगे ना कि वो एक्चुअली इट इसके लिए आया है। टू बी सिटिंग हियर विथ यू, आपके साथ यहाँ बैठे होना, इज नाइस, ये अच्छा है। उसी तरह से इट इज नाइस टू हैव फिनिश्ड वर्क, अच्छा है टू हैव फिनिश्ड, खत्म कर चुका होना काम, फॉर द डे, आज का काम खत्म कर चुका होना अच्छा है, या अच्छा लगता है, या अच्छा लग रहा है कि हम काम खत्म कर चुके हैं। तो ये जो इट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। इट की जगह आप लगा के देखिए कि टू हैव फिनिश्ड वर्क फॉर द डे, दिन का काम आज खत्म कर चुका होना, इज नाइस, बहुत अच्छा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको देखें, इट की जगह ये आ रहा है, इट इज नाइस दैट, ये अच्छा है कि आई हैव फिनिश्ड वर्क, मैंने खत्म कर लिया काम फॉर द डे, आज का। अगर आप इस दैट क्लॉज को इट की जगह लगाएं, दैट आई हैव फिनिश्ड वर्क, कि मैंने काम खत्म कर लिया फॉर द डे, आज का, इज नाइस, बहुत अच्छा है। तो जो एम्प्टी वर्ड इट आता है ना, एक्चुअली उसका कोई ना कोई फिलर है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्सटीट्यूट है, वो किसी चीज के किसी एक्सप्रेशन के लिए आता है ना। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई ना कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही होगा, है ना, जिसके लिए इट आ रहा है। अब जैसे ये इन्फिनेटिव क्या है, इट के लिए ये इन्फिनेटिव आ रहा है, इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली, इसका अर्थ है ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, टू प्रैक्टिस रेगुलरली, कि आप नियमित रूप से अभ्यास करें। अब देखिए इट ही ये है कि टू प्रैक्टिस रेगुलरली, इसको इट की जगह लाइए, तो टू प्रैक्टिस रेगुलरली, रेगुलरली प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। अब ध्यान ये देना है कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, किस किस एडजेक्टिव के साथ ये स्ट्रक्चर आ रहा है ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मीटिंग, ये महत्वपूर्ण है फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए, टू स्टार्ट ऑन टाइम, कि वो शुरू हो जाए समय पर। देखिए ये इट जो है, इसकी जगह आप टू स्टार्ट ऑन, सॉरी मैंने केवल इसी को घेरा, मुझे लेना है ये जो है, ये एक्चुअली इट के लिए आया है। फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए, टू स्टार्ट ऑन टाइम, समय पर शुरू होना, तो मीटिंग का समय पर शुरू होना इट की जगह लाइए, तो आप लिखेंगे क्या कि फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए टू स्टार्ट, शुरू होना ऑन टाइम, समय पर, इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यानी मीटिंग का समय पर शुरू होना इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है कि द मीटिंग शुड स्टार्ट, कि मीटिंग को स्टार्ट होना चाहिए ऑन टाइम, समय पर। अच्छा एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस स्ट्रक्चर में, कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक बार ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स मैंने बोले थे, क्या क्या बोला था, जैसे वाइटल, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रिटिकल, क्रूशल, ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद, और कुछ ऐसे नाउन्स भी बोले थे, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रपोजल, ऐसे नाउन्स के बाद भी, और कुछ वर्ब भी बोले थे, जैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, प्रपोज, रिक्वायर। इनके बाद जो दैट क्लॉज आता है, उस दैट क्लॉज में जो वर्ब होता है, शुड प्लस इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और केवल बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है कि द मीटिंग शुड स्टार्ट की जगह द मीटिंग स्टार्ट, केवल बेयर इन्फिनेटिव, दैट द मीटिंग स्टार्ट ऑन टाइम, ये भी सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग बात थी, पर मैंने सोचा जिक्र कर देना चाहिए यहाँ पे इसका।
तो देखिए ये जो लिखा है ना, ये जो दैट क्लॉज है, दैट द मीटिंग शुड स्टार्ट ऑन टाइम या दैट द मीटिंग स्टार्ट ऑन टाइम, ये बात की मीटिंग स्टार्ट हो समय पर, इसको इट के लिए लाया गया है कि इज इंपॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आई मेड हिम सॉरी इट मेड हिम एंग्री, उसको बना दिया क्रोधित। क्या बना दिया क्रोधित? टू वेट फॉर पीपल, बना दिया या बना देता था। इट मेड हिम एंग्री, बना देता था उसको एंग्री। क्या बना देता था उसको एंग्री? गुस्सा। टू वेट फॉर पीपल, इंतजार करना लोगों के लिए, हु वर लेट, जो लेट आते थे। तो एक्चुअली ये जो पूरा दिख रहा है ना, टू वेट फॉर पीपल, इंतजार करना उन लोगों के लिए, हु वर लेट, जो लेट होते थे, उनके लिए इंतजार करना, ये एक्चुअली इट की जगह आया है। इट की जगह इस चीज को रख के देखिए कि टू वेट फॉर पीपल, इंतजार करना उन लोगों के लिए, हु वर लेट, जो लेट आते थे, मेड हिम एंग्री, इस चीज ने उसको, वो ये एंग्री कर देता था उसको ना। तो ये एडजेक्टिव वर्ड्स पे ध्यान देना है। कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनके साथ हम देख रहे हैं इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल? तो नाइस, इंपॉर्टेंट, एंग्री, और भी एडजेक्टिव्स हमें मिलेंगे। हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ फायर एस्केप, महत्वपूर्ण है। फिर से एडजेक्टिव आ गया ये जो इट देख रहे हैं और ये जो दैट क्लॉज, ये इट के लिए ही ये दैट क्लॉज आया है। महत्वपूर्ण है कि देयर शुड बी अ फायर एस्केप, की फायर एस्केप हो, आग लगने पर भागने का रास्ता हो, एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बैक में, पिछले हिस्से में। इस चीज को इट के जगह आप लगा सकते हैं। इट को लगा के देखिए, दैट की देयर शुड बी अ फायर एस्केप, एक फायर एस्केप होना चाहिए एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पिछले हिस्से में, इज इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है या जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर टू बी अ फायर एस्केप एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, इसका भी यही है। फॉर देयर टू बी अ फायर एस्केप, देयर भी एम्प्टी वर्ड होता है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? फॉर देयर टू बी, तो देयर का तो कोई अर्थ होता नहीं है, तो फॉर देयर टू बी अ फायर एस्केप, टू बी मतलब होना, एक फायर एस्केप का होना, एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पिछले हिस्से में, ये इट की जगह लगाइए। इज इंपॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मुझे पहला काम तो ये एडजेक्टिव्स को थोड़ा दूसरे कलर से कर देना चाहिए। जो एडजेक्टिव्स हैं इस पे ध्यान देना है आपको। इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, एसेंशियल, इम्पॉसिबल, इजी, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिजर्व इन एडवांस, इसका मतलब है रिजर्व करना सीट को, अपने सीट को आरक्षित करना इन एडवांस, पहले ही। इज इंपॉर्टेंट जरूरी है या महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इट जो है एम्प्टी वर्ड है, तो ये जो देख रहे हैं टू रिजर्व इन एडवांस, पहले ही एडवांस में रिजर्व कर लेना सीट को, इट की जगह लगाइए। इज इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है दैट द मीटिंग स्टार्ट एट 8, की मीटिंग स्टार्ट हो 8 बजे। यहाँ पे भी जो इट है, द मीटिंग, एसेंशियल के बाद ये जो दैट क्लॉज आया है, उसमें दैट क्लॉज में जो वर्ब है कि स्टार्ट, यहाँ पे शुड स्टार्ट भी हो सकता है। अभी इसके पहले हम जिक्र किए थे कि कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन्स जिनका हमने जिक्र पहले कर लिया है। मतलब हमें लगता है जब हम लेक्चर नंबर 40 या 45 या 50 पढ़ा रहे होंगे, वहां पे हमने डिस्कस किया। आज तो हम लेक्चर नंबर 75 करा रहे हैं ना, तो उसमें मैंने जो कुछ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स का जिक्र किया था, जिसके बाद दैट क्लॉज आता है, तो उसमें या तो शुड प्लस इन्फिनिटिव होता है या केवल इन्फिनिटिव होता है। उसमें से एक एडजेक्टिव एसेंशियल भी था। तो यहाँ देखना ये है कि जो लिखा हुआ ना कि ये जरूरी है दैट द मीटिंग स्टार्ट एट 8, की मीटिंग 8 बजे शुरू हो, तो ये जो दैट क्लॉज है एक्चुअली ये इट के बराबर है, इट के लिए आया है। आप इट के जगह इसको सब्स्टिट्यूट करके देखिए, दैट द मीटिंग, ये बात की मीटिंग स्टार्ट या शुड स्टार्ट होनी चाहिए 8 बजे, 8 बजे मीटिंग स्टार्ट हो, इज एसेंशियल, जरूरी है। सिमिलरली फिर से ये जो है
ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, फॉर द पेपर्स टू बी रेडी, पेपर्स का रेडी होना, टू बी मतलब होना, रेडी मतलब तैयार, कागजात का तैयार होना बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले, गुरुवार के पहले तैयार होना पेपर का, कागजात का, इज एसेंशियल, वो जरूरी है। तो इट की जगह ही ये आया है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द जॉब, असंभव है जॉब का, टू बी फिनिश्ड, खत्म किया जाना, इन टाइम, समय से पहले। तो एक्चुअली जो इट है ये अब इट की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करिए, फॉर द जॉब टू बी फिनिश्ड, जॉब का फिनिश किया जाना इन टाइम, समय से पहले, इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो इम्पॉसिबल एडजेक्टिव के साथ यहां जो इट आपको दिख रहा है, वुड इट बी इजी, क्या यह आसान होगा, फॉर यू, आपके लिए, टू फोन में, कि आप मुझे फोन करें टुमारो, कल, क्या कल फोन करना आपके लिए, या कल मुझे आप फोन करें, यह आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ जो इट है ना, एक्चुअली ये इट की जगह ही आया है, इट की जगह सब्स्टिट्यूट करके देखिए, वुड, इट की जगह लिखिए कि वुड फॉर यू, आपका फोन करना मुझे कल, आपका मुझे कल फोन करना, वुड दैट बी इजी, क्या वो आसान रहेगा, मतलब ये इट की जगह पूरा सब्स्टिट्यूट करके देखिए बनेगा, है ना। तो अभी कौन कौन से एडजेक्टिव्स हमने देखा, इंपॉर्टेंट देखा, इसके साथ इस इट वाला एम्प्टी वर्ड आ रहा है, एसेंशियल के साथ, इम्पॉसिबल के साथ, इजी के साथ, और भी आगे एडजेक्टिव्स आने वाले हैं, इसमें दिखेगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप फैमिलियराइज करिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है आगे के लेक्चर्स के लिए। जो एडवांस लेवल यूजेस हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल के, उनके लिए इट इज प्रिपेयरिंग अ बेस, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इट वॉज गुड ऑफ यू टू फोन, बड़ा भला था, या आपके पार्ट पे, आपके द्वारा ये बहुत अच्छी बात थी कि आपने मुझे फोन किया, इसका अर्थ ये है। यहाँ जो इट आपको दिख रहा है, पहली बात तो ये थोड़ा सा एडजेक्टिव्स को हम दूसरे कलर से पहले दिखा दें, कि गुड के साथ, काइंड के साथ, स्टूपिड के साथ, प्रोबेबल, सरप्राइजिंग, एक्साइटिंग, क्रेजी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो इट वॉज गुड ऑफ यू टू फोन, देखिए, हाँ, तो ऑफ यू टू फोन, आपका फोन करना, वॉज गुड, अच्छा था, भला काम था। आप इट के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, लेकिन आप भले बन रहा हो पर आप लिख नहीं सकते कि ऑफ यू टू फोन वॉज गुड, आपका फोन करना अच्छा था। ये ऐसे सेंटेंस होता नहीं है, आप, है ना, ऐसा बोलते नहीं है, बोलना इसको ऐसे ही होता है, आप ऐसे बोल मत दीजिएगा, ठीक है। भले ये लग रहा है कि हाँ तो हो सकता है कॉमन सेंसिकल लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट इंग्लिश। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू कम, मतलब ये बोलते हैं कि जैसे आप आए यहाँ पे, ये आपकी बड़ी मेहरबानी थी, बहुत काइंडनेस था आपका। तो ये जो इट दिख रहा है एम्प्टी वर्ड, इसके जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करिए, क्या था, बहुत काइंड, बहुत दयापूर्ण था, क्या, ऑफ यू टू कम, आपका आना, वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयापूर्ण था, आपके हिस्से या आपके द्वारा एक दयालुता का कार्य था। इट वॉज स्टूपिड ऑफ यू, स्टूपिड मतलब बेवकूफ, इट वॉज स्टूपिड ऑफ यू, ये आपके द्वारा मूर्खता थी, टू लीव द डोर अनलॉक्ड, कि आपने छोड़ दिया दरवाजे को अनलॉक्ड, खुला हुआ। तो एक्चुअली जो ये एम्प्टी वर्ड इट है, इसको आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, है ना, ऑफ यू टू लीव द डोर अनलॉक्ड, आपका छोड़ देना दरवाजे को अनलॉक्ड, खुला हुआ, वो स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण था। उसी तरह से इट एम्प्टी वर्ड है, ये दैट क्लॉज उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभावित, संभावित है दैट वी विल बी अ लिटिल लेट, कि हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे, दैट ये बात की, विल बी हम हो जाएंगे, अ लिटिल लेट थोड़ा लेट, इज प्रोबेबल संभावित है, बन रहा है ना। इट इज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक है, हाउ मेनी अनहैप्पी मैरिजेस देयर आर, कि कितने दुखी मैरिजेस, जिसमें लोग खुश नहीं है, ऐसे मैरिजेस देयर आर हैं।
तो ये जो इट एम्प्टी वर्ड है यहां, आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए इस WH क्लॉज से। तो हाउ मेनी अनहैप्पी मैरिजेस देर आर, कितने अनहैप्पी मैरिजेस हैं, इच सरप्राइजिंग, बड़ा आश्चर्यजनक है। इट इज एक्साइटिंग, ये बहुत रोमांचक है, ये बहुत रोमांचक होता है। व्हेन अ बेबी स्टार्ट्स टॉकिंग, जब कोई बच्चा बेबी टॉक करना है, बातचीत करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। तो ये जो WH क्लॉज है, ये हमने बताया था कि इट किसी नाउन इक्विवेलेंट के लिए आ सकता है। तो ये जो WH क्लॉज है, ये जो WH क्लॉज है, ये दैट क्लॉज है, ये जो आपको एक क्लॉज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली ये सब नाउन क्लॉजेस हैं। ये नाउन जैसे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही आ सकता है इट के जगह, समझ में आ रहा है ना। तो इट इज एक्साइटिंग, एक्साइटिंग है। अब इट की जगह इसको लगाइए, क्या है एक्साइटिंग? व्हेन अ बेबी स्टार्ट्स टॉकिंग, जब कोई बच्चा स्टार्ट करता है बातचीत करना, वो फिनोमिनन, वो चीज इज एक्साइटिंग, बहुत रोमांचक है। तो इट की जगह ये सब्स्टिट्यूट करके देखिए, वो आ रहा। अच्छा एक चीज सुनिए कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन अ बेबी स्टार्ट्स टॉकिंग इज एक्साइटिंग? हाँ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हैं कि, लेकिन व्हेन अ बेबी स्टार्ट्स टॉकिंग, जब कोई बच्चा स्टार्ट करता है बात करना, वो वक्त, ये नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम करेगा। वो वक्त होता है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो वक्त होता है एक्साइटिंग, रोमांचक। अब बताइए लिंकिंग वर्ब के बाद, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख सकते हैं, दिस इज करेक्ट, है ना। इट इज क्रेजी हर गोइंग ऑफ लाइक दैट। ये जो इट है एम्प्टी वर्ड, इट हैज गॉट नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्रेजी मतलब अजीब, सनकपूर्ण। हर गोइंग ऑफ लाइक दैट, गो ऑफ का मतलब होता है कि भड़क जाना, ये तुनक जाना, तुनक के भाग जाना कहीं। तो भड़क जाना, गुस्सा कर देना, या तुनक के भाग जाना। तो ये हर गोइंग ऑफ लाइक दैट, उसका उस तरह से भड़क जाना इज क्रेजी, बड़ा अजीब है, बहुत स्ट्रेंज है, या बहुत सनकपूर्ण है। तो ये इट के लिए ही ये चीज आया हुआ है। इसमें क्या, इसको इस तरह से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि हर गोइंग ऑफ लाइक दैट, उसका भड़क जाना इस प्रकार से। अब बताइए ये पूरा किसका काम कर रहा है? जीरंड। जीरंड नाउन होता है, और ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरंड और सब्जेक्ट। जो नए नए रहते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, सर कैसे बोल रहे हैं, सब्जेक्ट है, जीरंड क्या होता है। तो हर गोइंग ऑफ लाइक दैट, उसका इस तरह से भड़क जाना इज क्रेजी, वो है क्रेजी, बहुत सनकपूर्ण या अजीब। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी सही है सेंटेंस। तो हम केवल देख रहे हैं कि इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल कब, जब एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। तो एडजेक्टिव्स, ये ध्यान देना है कि जब ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ एम्प्टी वर्ड इट का इस्तेमाल हो रहा है, और इस प्रकार से हो रहा है। पहले तो हम ये एडजेक्टिव्स को मार्क कर दें कि इजी के बाद आ सकता है, डिफिकल्ट के बाद आ सकता है, इम्पॉसिबल के बाद आ सकता है। इट इज इजी टू प्लीज हिम, उसको खुश करना आसान है। तो ये जो लिखा है ना कि टू प्लीज हिम, उसको खुश करना, ये इट की जगह आ सकता है। क्या है आसान? तो टू प्लीज हिम, उसको खुश करना है आसान।
इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि टू प्लीज हिम, उसको खुश करना। ये इन्फिनेटिव है, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। इज है इजी, आसान। ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। इट इज डिफिकल्ट फॉर यूरोपियंस, ये कठिन होता है यूरोपियंस के लिए टू लर्न जापानीज, जापानीज सीखना। तो ये जो इट है एम्प्टी वर्ड है, इसको आप इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर यूरोपियंस टू लर्न जापानीज। आप लिख भी सकते हैं इसको, दैट विल ऑल्सो बी अ करेक्ट सेंटेंस। फॉर यूरोपियंस, यूरोपियंस के लिए टू लर्न जापानीज, जापानीज सीखना। ये पूरा एक्चुअली क्या है? इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स है ये। टू लर्न, ये अपना ऑब्जेक्ट लिया जापानीज, फॉर यूरोपियंस अपना एडवर्बियल, ये पूरा इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है। इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है ना, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यूरोपियंस के लिए सीखना जापानीज इज होता है डिफिकल्ट, कठिन। तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों? लिंकिंग वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट ही आता है ना। तो इट की जगह आप लगाइए कि फॉर यूरोपियंस, यूरोपियंस का सीखना, यूरोपियंस के लिए सीखना जापानीज को इज डिफिकल्ट, कठिन होता है। उसी तरह से इट एम्प्टी वर्ड को ये सब्स्टिट्यूट करेगा। ये जो ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, इट की जगह लगाइए कि टू अंडरस्टैंड हिज थियरी, समझना उसकी थियरी इज इम्पॉसिबल, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है टू अंडरस्टैंड हिज थियरी, उसकी थियरी को समझना। टू अंडरस्टैंड हिज थियरी, उसकी थियरी को समझना को इट की जगह लगाइए, तो टू अंडरस्टैंड हिज थियरी इज इम्पॉसिबल। इसको आप लिख भी सकते हैं, टू अंडरस्टैंड हिज थियरी, उसकी थियरी को समझना। ये इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसकी थियरी को समझना इज इम्पॉसिबल, असंभव होता है। ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ते हैं, और भी आपको मिलने वाले हैं। अब नाउन मिलने वाले हैं। अभी तक हम एडजेक्टिव्स देख रहे थे, अब आपको नाउन्स दिखेंगे, जहां पे ये नाउन क्या है? टास्क। ये नाउन है एम्बिशन, ये नाउन है एम्बिशन, आकांक्षा, ये प्लेजर, खुशी। यहां पे भी जो आप देख रहे हैं एम्प्टी वर्ड इट का यूज हो रहा है। इट इज योर टास्क, ये आपका काम है। टू गेट अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार जाना, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए, कोई देखे ना आप। ये आपका काम है कि नदी के पार जाना है बिना दिखे हुए। तो ये जो है ना इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, टू गेट अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार जाना, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए, इस इट की जगह आएगा। टू गेट अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार जाना, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए, इज योर टास्क, वो आपका काम। इट वॉज माई एम्बिशन, ये मेरी एम्बिशन या आकांक्षा या इच्छा थी, टू रिटायर एट 30, कि 30 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाऊं, काम से फुर्सत पाके रिटायर्ड लाइफ जीऊं। तो ये जो इट एम्प्टी वर्ड है, अब आप कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम तो कहते ही रहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी के नाम पे कचड़ा है, न ठीक से पढ़ाया जाता है, ना आपको समझ में आता है। अब बहुत सारे लोग जो नए नए जुड़े होंगे उनको ये हवा ही नहीं लगेगा। केवल वही स्टूडेंट समझ रहे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे कोर्स का एकदम फैग एंड होता है, मैं जब कोर्स पढ़ाता हूं तो कोर्स के लास्ट के जो 6 लेक्चर्स हैं वो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो जो मेरा कोर्स पढ़ चुका है वही इसको समझ पाएगा, अप्रिशिएट कर पाएगा। नए लोग में से कम ही लोग होंगे जो शायद इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। पर जो भी लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, उनके लिए फायदेमंद है। समथिंग विल गो इनटू द माइंड, कुछ तो घुसेगा उनके दिमाग में। और ये तो अभी और ज्यादा क्या होगा कि इसका जो यूज है, इसका इंपॉर्टेंस है, ये और तब समझ में आएगा जब हम कल परसों और आगे के जो 4 लेक्चर्स करने वाले हैं। अभी हम इस सीरीज में 4 लेक्चर्स नहीं, 5 और लेक्चर्स करने वाले हैं। तो जो 5 आगे लेक्चर्स होने वाले हैं, उसका ये एक बेसिस तैयार हो रहा है। अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे हम पढ़ने लगेंगे ना कल परसों जो अगले 5 लेक्चर्स हैं, तब समझ में आएगा अच्छा ये मैंने क्यों कराया। आप इट वॉज माई एम्बिशन टू रिटायर एट 30, ये मेरा एम्बिशन था 30 की उम्र में रिटायर होना। इट की जगह ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट की जगह आप लिख सकते हैं
टू रिटायर 30 की उम्र में रिटायर होना वॉज माई एम्बिशन, लिख भी सकते हैं, करेक्ट है। मतलब कि टू रिटायर होना एट 30 की उम्र में वॉज था माई एम्बिशन, वो मेरा एम्बिशन था। एम्बिशन का मतलब होता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो टू रिटायर एट 30 ये इन्फिनेटिव है, नाउन का काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और वॉज ये वर्ब का काम कर रहा है, था माई एम्बिशन ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगेन इट इज माई एम्बिशन टू रन अ 3 hour मैराथन, 3 घंटे की एक मैराथन दौड़ में दौड़ना ये मेरा एम्बिशन है, मेरी इच्छा है, आकांक्षा है। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि टू रन अ 3 hour मैराथन, 3 घंटे का मैराथन दौड़ना इज माई एम्बिशन, वो मेरा एम्बिशन है। अगेन इट वॉज अ प्लेजर, खुशी थी या खुशी हुई टू लिसन टू हर, उसको सुनना प्लेजर था, सुख था, यानी उसको सुन के खुशी हुई, सुख मिला। तो आप इट की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो इट एम्प्टी वर्ड है इसका सब्स्टिट्यूट है। हर एम्प्टी वर्ड इट जहां जहां आएगा उसका एक सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट के रूप में हमेशा क्या आता है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा ना? नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट 6 चीजें होती है, आपको मालूम है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरंड। तो जहां भी इट एम्प्टी वर्ड आएगा उसका एक सब्स्टिट्यूट आएगा, और वो सब्स्टिट्यूट कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आएगा। हम जब नाउन या नाउन इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो आपको मालूम है 6 चीजें हैं जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड। अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा, है ना? तो इट वॉज अ प्लेजर टू लिसन टू हर, उसको सुनना वॉज अ प्लेजर, सुख था। हम इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि टू लिसन टू हर वॉज अ प्लेजर। एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोगों को लगेगा कि प्लेजर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन तो आता नहीं है। तो ये ध्यान देने की बात है कि प्लेजर काउंटेबल नाउन भी है ना? आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो हम आपको देते हैं उसमें जाके चेक कर सकते हैं, यू कैन गो एंड चेक इट। फिर से आ गए हमारे पास कुछ और एडजेक्टिव्स, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से इनका इस्तेमाल है। इम्पॉसिबल असंभव, इजी आसान, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अननेसेसरी अनावश्यक, एसेंशियल जरूरी, यूजुअल सामान्य, स्ट्रेंज अजीब, गुड अच्छा, और ये सारे एडजेक्टिव्स। कुछ और भी इस तरह के एडजेक्टिव्स जिनके साथ इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या क्या है? वाइटल महत्वपूर्ण, नेसेसरी जरूरी, पॉइंटलेस बेतुका, अनइम्पोर्टेंट गैर महत्वपूर्ण, कॉमन आम, नॉर्मल सामान्य, अनयूजुअल असामान्य, रेयर असामान्य, कभी कभी होने वाला, राइट सही, रॉन्ग गलत। लेकिन लाइकली और प्रोबेबल ये 2 एडजेक्टिव्स के साथ ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो देखेंगे बाद। इसका अर्थ देखिए, तो हम लोगों के पास ये आ गया एम्प्टी वर्ड इट इज इम्पॉसिबल फॉर द जॉब, असंभव है जॉब का टू बी फिनिश्ड इन टाइम, समय से पहले खत्म किया जाना। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे एक बार। तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्चुअली कि फॉर द जॉब टू बी फिनिश्ड इन टाइम, जॉब का समय से पहले खत्म किया जाना इज इम्पॉसिबल, असंभव है। वुड इट बी इजी फॉर यू टू फोन मी टुमारो वीक, मैंने एक बार अभी बताया है आपको। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इट के जगह आया है, आप इट के जगह लिख सकते हैं कि वुड फॉर यू टू फोन मी, आपका फोन करना मुझे कल, वुड दैट ये चीज बी इजी, क्या आसान होगा आपके लिए। यहाँ इट जो है इसके लिए ये आया है। फॉर द मीटिंग टू स्टार्ट एट 8, मीटिंग का 8 बजे शुरू होना इज इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, या इट इज इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है कि मीटिंग 8 बजे शुरू हो। इट सीम्स अननेसेसरी ये लगता है अनावश्यक, फॉर हिम उसका, टू स्टार्ट वर्क वो काम शुरू करे दिस वीक इस हफ्ते, इस हफ्ते काम शुरू करना उसके लिए जरूरी नहीं है, बाद में भी करेगा तो चलेगा। तो इसको देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली इस एम्प्टी वर्ड इट का। इट की जगह लगाइए कि फॉर हिम उसका, टू स्टार्ट वर्क काम शुरू करना दिस वीक इस हफ्ते, सीम्स अननेसेसरी लगता है अननेसेसरी अनावश्यक। उसी तरह से जो इट लग रहा है इसको देखिए, आई कंसीडर इट एसेंशियल मैं मानता हूं ये जरूरी, फॉर द स्कूल स्कूल का टू बी वेल हीटेड कि वो वेल हीटेड रहे। देखिए यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है तो वहां के स्कूलों में हीटर लगा रहता है, तो स्कूलों का वेल हीटेड रहना, अच्छे से गर्म रहना बहुत जरूरी होता है। तो आई कंसीडर इट एसेंशियल मैं इसको आवश्यक मानता हूँ स्कूल का टू बी होना वेल हीटेड अच्छे से गर्म, ये फॉर द स्कूल टू बी वेल हीटेड इट की जगह आ सकता है। आई कंसीडर ये चीज, आई कंसीडर मैं मानता हूँ फॉर द स्कूल टू बी वेल हीटेड, स्कूल का वेल हीटेड होना एसेंशियल मानता हूँ। तो ये इट का ही क्या है एक्चुअली सब्स्टिट्यूट।
इज इट यूजुअल फॉर फॉक्सेस, क्या ये सामान्य बात है लोमड़ियों का टू कम आ जाना सो क्लोज टू द टाउन, शहर के इतना नजदीक। यहाँ जो इट देख रहे हैं एम्प्टी वर्ड है, ये जो है ना, फॉर फॉक्सेस, फॉक्सेस का, लोमड़ियों का, टू कम आ जाना सो क्लोज टू द टाउन, शहर के इतना नजदीक, ये इट का सब्स्टिट्यूट है। तो इज दिस, क्या इज फॉक्सेस टू कम सो क्लोज, फॉक्सेस का इतना नजदीक आ जाना टू द टाउन, यूजुअल क्या है, सामान्य बात है, उसका सब्स्टिट्यूट है। आई थॉट इट स्ट्रेंज, यहाँ जो इट जो है एम्प्टी वर्ड है, आई थॉट इट स्ट्रेंज। जैसे एक चीज मैं बताऊं, कई बार क्या होता है एग्जाम में इट हटा देता है और आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस सही है, तो उस एंगल से भी इसको देखना है कि आई थॉट स्ट्रेंज फॉर हर टू बी आउट सो लेट नहीं होगा, इट लगाना जरूरी है। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे अजीब लगा, फॉर हर उसका, टू बी रहना, आउट घर के बाहर, सो लेट इतना लेट तक, रात को इतना लेट या इतना लेट तक उसका आउट रहना, घर से बाहर रहना मुझे अजीब लगा। तो ये इट के जगह ही ये आया है, उसका सब्स्टिट्यूट है। आई थॉट की जगह आप लगा दीजिए कि आई थॉट मुझे लगा या मैंने सोचा, फॉर हर टू बी आउट कि उसका बाहर रहना सो लेट इतना लेट तक, स्ट्रेंज मैं इसको अजीब लगा, मुझे ये अजीब सोचा मैंने इसके बारे में। ये जो इट लिखा है, इट इज नॉट गुड फॉर द ऑयल टैंक, अच्छा नहीं है ऑयल टैंक का टू बी सो क्लोज, इतना नजदीक रहना टू द हाउस, घर के। ऑयल टैंक मतलब डीजल पेट्रोल है, फट जाएगा, आग लग सकती है। तो ये जो इट है इसका सब्स्टिट्यूट है। इफ फॉर द ऑयल टैंक टू बी सो क्लोज, ऑयल टैंक का इतना क्लोज होना टू द हाउस, घर के, इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि दो एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, लाइकली मतलब संभावित, प्रोबेबल मतलब भी संभावित, इनका इस्तेमाल ध्यान से देखिए कि नहीं करना है ऐसे। इट इज लाइकली फॉर हर टू अराइव दिस इवनिंग, इसमें एम्प्टी वर्ड इट करके इस तरह से फॉर हर टू अराइव दिस इवनिंग, ये लाइकली और प्रोबेबल वर्ड के साथ नहीं करना है। इसको लिखने का तरीका है कि शी को सब्जेक्ट बने, शी इज लाइकली टू अराइव दिस इवनिंग। अब परिपाटी या कन्वेंशन से इंग्लिश चलता है, अंग्रेजी में रूल और पैटर्न नहीं है। इंग्लिश में क्या है, परिपाटी, कन्वेंशन, जो बोलने और लिखने का रीति है, रिवाज है, वही करेक्ट इंग्लिश है। तो मैंने इसलिए इसको मेंशन कर दिया कि आप दो शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से इट एम्प्टी वर्ड के साथ नहीं करेंगे। उसी तरह से ये नहीं कहेंगे कि इट इज प्रोबेबल दैट शी विल बी इन अ बैड टेम्पर, ये संभावित है कि वो बैड टेम्पर में रहेगी, उसका मूड खराब रहेगा, तो ऐसे नहीं बोलना है। इट इज प्रोबेबल फॉर हर टू बी इन अ बैड टेम्पर। तो देखिए क्या है, जो लाइकली है ना, लाइकली एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब की तरह बनाइए इसको, वह है संभावित। संभावित लाइकली एडजेक्टिव वर्ड है, इस एडजेक्टिव वर्ड के लिए ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो संभावित है, किस लिए या किस ढंग से संभावित है, किस बात के लिए संभावित है, टू अराइव दिस इवनिंग, इस इवनिंग को, आज शाम पहुंचने को संभावित है वो। या इट इज प्रोबेबल में प्रोबेबल एडजेक्टिव है, इसके लिए ये इन्फिनेटिव को एडवर्ब बना रहे हैं, ये प्रोबेबल है, संभावित है। संभावित व्हाट अबाउट, किस चीज के बारे में संभावित है, उसका होना बैड टेम्पर में संभावित है, ठीक है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं इस पर ध्यान देना है। इसका मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही, आपके पास रहेगा, तो आप देख सकते हैं बाद में भी। अब फिर से आ गया क्या, अब नाउन आ गए, ये सब नाउन्स हैं, ध्यान से देखें आप। फिर से ये नाउन्स हैं, टाइम नाउन है, आइडिया नाउन है, प्लान नाउन है, एम नाउन है, मिस्टेक गलती नाउन है, शेम बुरी बात नाउन है, कोई चीज नाउन, नाउन का भाई प्रोनाउन ही होता है। नथिंग कुछ नहीं, ये भी नाउन है, प्रोनाउन है। एनीबडी ये भी नाउन प्रोनाउन है, कोई आदमी। समवेयर कोई जगह, ये भी प्रोनाउन है। डिजास्टर कोई आपदा विपत्ति, ये भी नाउन है। हैप्पी फॉर हर टू लूज, ये एक एडजेक्टिव है बीच में। अब इन वर्ड्स के साथ भी देखिएगा एम्प्टी वर्ड इट का, इट इज टाइम फॉर एवरीबडी, समय हो गया हर आदमी के लिए, टू गो टू बेड, बेड मतलब सोने जाना। इट इज टाइम फॉर एवरीबडी, समय हो गया हर आदमी के लिए, टू गो टू बेड, कि लोग सोने जाएं। वैसे फॉर्मल इंग्लिश में
फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं बताओ तो, किसी को याद है? कोई बताए। इसको हम लोग लिखते हैं कि इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम। अब इसके बाद जो क्लॉज आता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एवरीबडी वेंट टू बेड। वक्त है कि हर आदमी अब सोने चले। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये भी सही है। तो समय है हर आदमी के लिए कि बेड पे चले यानी सोने चले। तो अब इट के जगह आप ये चीज सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये इसका सब्स्टिट्यूट है कि फॉर एवरीबडी टू गो टू बेड, हर आदमी का बेड पे जाना या सोने जाना। इस तो कैसे लगेगा? फॉर एवरीबडी टू गो टू बेड, हर आदमी का बेड पे जाना इस टाइम, वक्त है। अजीब लग रहा है पर है सही, ठीक है ना। हाँ, वही होगा, उसका सब्स्टिट्यूट ही है। इट इज अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है फॉर अस, हमारा, टू ट्रेवल इन सेपरेट कार्स, कि हम लोग अलग अलग कार्स में ट्रेवल करें। ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो इट इज अ गुड आइडिया, इट की जगह लगा के देखिए, फॉर अस, हमारा, टू ट्रैवल, हम ट्रैवल करें इन सेपरेट कार्स, अलग अलग कार्स में, इज अ गुड आइडिया, ये अच्छा विचार है। देयर इज अ प्लान फॉर जैक टू स्पेंड अ ईयर इन जापान। तो इसमें कहीं दोनों में इट नहीं आया है, तो ये जो है इसको थोड़ा अलग ही ट्रीट करिए। फिर भी इसका मतलब बता दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। यहाँ देयर एम्प्टी वर्ड है, देयर इज अ प्लान फॉर जैक, योजना है जैक के लिए, टू स्पेंड, को बिताए, अ ईयर इन जापान, एक साल जापान में बिताए। तो देयर इज अ प्लान, प्लान है कि जैक बिताए एक साल जापान में। जैक नाम है किसी आदमी का। और एम इज, हमारा लक्ष्य है, फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स लर्न करें, सीखें, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। क्या आप इसको क्या आप इट से इसको बना सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस को, इट इज आवर एम, ये हमारा लक्ष्य है, फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, टू लर्न, कि वो सीखें, एज क्विकली, इतना जल्दी, एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वो सीखें। तो ये जो हमारा इट है ये एम्प्टी वर्ड है। एम ये नाउन हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, स्टूडेंट्स का सीखना, एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, इज आवर एम, वो हमारा लक्ष्य है। ये इट का सब्स्टिट्यूट है ना। इट वॉज अ बिग मिस्टेक फॉर देम, ये बहुत बड़ी गलती थी, फॉर देम, उनका, नॉट टू कीप जॉन, जॉन को न रखना एज मैनेजर, मैनेजर के रूप में। वो मैनेजर को जॉन को मैनेजर के रूप में नहीं रखे, निकाल दिया नौकरी से, बहुत बड़ी गलती थी उनकी। ये जो इट है एम्प्टी वर्ड है, और ये जो देख रहे हैं फॉर देम, उनका, नॉट टू कीप जॉन एज मैनेजर, जॉन को मैनेजर न रखना, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इट की जगह लगाइए उनका, नॉट टू कीप जॉन, जॉन को न रखना मैनेजर के तौर पे, एज मैनेजर, वाज अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती थी। वैसे ही इट एम्प्टी वर्ड है, इसका सब्स्टिट्यूट है ये, कि इट वॉज अ रियल शेम, रियल मतलब बहुत बड़ा, शेम मतलब बुरी बात, शेम मतलब यहाँ शर्म नहीं है, शेम मतलब बुरी बात, बैड थिंग। इट वॉज अ रियल शेम, ये सच में बड़ी बुरी बात थी, फॉर देम, उनका, नॉट टू विन, न जीतना, आफ्टर ऑल देयर वर्क, इतना सारा काम करने के बावजूद। यहाँ आफ्टर का मतलब है, आफ्टर ऑल देयर वर्क का मतलब है इतना काम करने के बावजूद।
तो इतना काम किए फिर भी वो नहीं जीते, बहुत बुरी बात थी। तो ये इट का सब्स्टिट्यूट है। आप इट की जगह लगाइए फॉर देम, उनका, नॉट टू विन, नहीं जीतना, आफ्टर ऑल दे वर्क, इतना काम के बाद वाज अ रियल शेम में, बहुत बुरी बात थी। हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी टू डू? हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी टू डू? इसमें तो इट है ही नहीं, तो अलग ही है, फिर भी इसका मतलब समझ लीजिए। हैव यू गॉट समथिंग, कि आपके पास कुछ है फॉर मी, मेरे लिए, टू डू, कि मैं कर सकूं। देयर इज समथिंग फॉर द कैट्स टू ईट, सॉरी देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है फॉर द कैट्स, कैट्स के लिए टू ईट, खाना। इन दोनों में ही इट का प्रयोग नहीं है, पर ऐसे सेंटेंस आ गया, कृपिन गलती से लिख गया होगा। तो नया सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, अगर उसमें इट नहीं है तो क्या वो अपच थोड़ी कर देगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, देख लीजिए। इसमें है, नहीं इसमें भी नहीं है। इज देयर एनीबडी फॉर लुई, क्या कोई है लुई के लिए टू प्ले विद, कि उसके साथ खेल सके इन द विलेज, गांव में। तो इज देयर एनीबडी फॉर लुई, क्या कोई, इज देयर एनीबडी, क्या कोई व्यक्ति है फॉर लुई, लुई के लिए, टू प्ले विद, जिसके साथ वो खेले इन द विलेज, गांव में। इसमें भी नहीं है, इसमें भी इट नहीं है, ये तीनों में इट नहीं है। इसमें इट है, इसमें भी नहीं है, इसमें इट है। मतलब एक्चुअली ये जो चार हैं, इसमें इट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर भी इनका अर्थ समझ लीजिए। आई मस्ट फाइंड समवेयर, मुझे ढूंढना होगा कोई जगह, फॉर हिम, उसके लिए, टू प्रैक्टिस द पियानो, की वो पियानो की प्रैक्टिस करे। आई मस्ट फाइंड, मुझे ढूंढना होगा, क्या ढूंढना होगा, समवेयर, कोई जगह, फॉर हिम, उसके लिए, टू प्रैक्टिस, की वो प्रैक्टिस कर सके पियानो की, उसके लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा। इट वुड बी ए डिजास्टर, यहाँ इट एम्प्टी वर्ड आ गया। डिजास्टर मतलब बहुत कठिन बात या कठिन स्थिति, ये एक कठिन स्थिति होगी फॉर अस, हमारे लिए, टू फेल नाउ, कि अब हम अगर फेल हो जाएं तो फॉर अस टू फेल, हमारा भी फेल हो जाना, वुड बी, वो होगा, डिजास्टर, बहुत ही विकट स्थिति। तो एक्चुअली ये जो है ना, फॉर अस टू फेल नाउ, हमारा अब फेल होना, ये इट का सब्स्टिट्यूट है। हमारा अब फेल होना, फॉर अस टू फेल नाउ वुड बी ए डिजास्टर, एक डिजास्टर होगा। इट वुड मेक मी वेरी हैप्पी, ये मुझे बहुत खुश कर देगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फॉर हर टू लूज, कि अगर वो लूज कर जाए द इलेक्शन, अगर चुनाव हार जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यहाँ पे भी इट जो है एम्प्टी वर्ड है, और ये जो है ना, फॉर हर टू लूज द इलेक्शन, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। आप इट की जगह इसको लगा सकते हैं, फॉर हर टू लूज द इलेक्शन, उसका इलेक्शन हारना, वुड मेक मी, वो बनाएगा मुझे वेरी हैप्पी, बहुत खुश। लिखा भी है मैंने कि फॉर हर टू लूज द इलेक्शन, उसका इलेक्शन हारना, वुड मेक मी, वो बनाएगा मुझे वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो इट एम्प्टी वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी जरूरत खूब आने वाली है। अगले 5 लेक्चर जब हम पढ़ेंगे एडवांस यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव जीरो एंड पार्टिसिपल में, तो खूब भयंकर यूज है इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी फाउंड इट टायरिंग टू लिसन टू हिम, ये जो इट है, पहले तो इसमें क्या क्या एडजेक्टिव है वो देख लीजिए। टायरिंग का मतलब होता है थकाऊ, कठिन, डिफिकल्ट मतलब कठिन, स्ट्रेंज मतलब अजीब, क्लियर मतलब स्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट, स्ट्रेंज मतलब अजीब, प्रॉब्लम नाउन है, ये एक नाउन है यहाँ। तो वी फाउंड इट टायरिंग, हम लोगों को लगी ये चीज टायरिंग, बहुत उबाऊ, कठिन, टू लिसन टू हिम, उसको सुनना। अभी बहुत लोगों को मेरी बात सुनना टायरिंग लग रहा होगा कि अरे यार कितना पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे ना, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा आप कल्पना नहीं करे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो इट है, इसी का ये सब्स्टिट्यूट है। वी फाउंड, हमने पाया, किस चीज को, टू लिसन टू हिम, उसको सुनना, उसको सुनना। तो हमने पाया उसको सुनने को, उसको सुनना, ये जो प्रक्रिया है उसको पाया हमने, टायरिंग, बहुत थकाऊ, क्यों, बहुत थकाऊ था। आई फाइंड इट, ये गलती से इट लिखा हुआ है, पर ये एक्चुअली है आई, इसको सही कर देता है, एक्चुअली आई है। तो आई फाइंड इट, मैं पाता हूं इस चीज को कठिन,
टू टॉक टू यू, आपसे बात करना। तो ये जो इट है इसका ये सब्स्टिट्यूट है कि मैं पाता हूं या मुझे लगता है ये चीज, टू टॉक टू यू, आपसे बात करना डिफिकल्ट, आपसे बात करना मुझे कठिन लगता है। अब उसी तरह से ये इट एम्प्टी वर्ड है। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे लगा या मैंने सोचा इस चीज को स्ट्रेंज, अजीब, ये मुझे अजीब लगा, दैट शी हैड नॉट रिटन, कि उसने कुछ लिखा ही नहीं था। ये इसका सब्स्टिट्यूट है। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा इस चीज को, दैट शी हैड नॉट रिटन, कि उसने कुछ नहीं लिखा था, इस चीज को मैंने सोचा स्ट्रेंज, अजीब। जॉर्ज मेड इट क्लियर, जॉर्ज ने इस बात को क्लियर किया, व्हाट ही वांटेड, एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो वो चाहता था, कि क्या वो चाहता था उसने स्पष्ट कर दिया। जॉर्ज मेड, इट का सब्स्टिट्यूट है, जॉर्ज ने कर दिया व्हाट ही वांटेड, जो वो चाहता था, क्लियर कर दिया। द पीएम हैज मेड, अब देखिए एक बात, ये जो मेड है ना, मेड के बाद जो इट है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जैसे नीचे मैंने लिखा है कि द पीएम हैज, तो ये इट लिखना जरूरी नहीं है, कई बार छोड़ भी देते हैं। द पीएम हैज मेड इट क्लियर, प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया है। यहाँ जो इट अगर लिखेंगे तो ये एम्प्टी वर्ड है, क्या क्लियर किया है, क्या स्पष्ट किया है, दैट ही विल नॉट अलाउ इट, कि वो इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली इसका सब्स्टिट्यूट है। द पीएम हैज मेड दैट ही विल नॉट अलाउ इट, प्रधानमंत्री ने मेड इस चीज को कि वो अलाउ नहीं करेंगे, इसको क्लियर कर दिया है। अब इसको लिखना नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि द पीएम हैज मेड, the PM has made that he will not allow it clear, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, है ना, लिखना ऐसे ही है। I found it strange, मुझे लगा ये चीज strange, being in her house, उसके घर में रहना ही मुझे अजीब लग रहा था। तो मैंने पाया, I found it, it मतलब ये being in her house, मैंने पाया उसके घर में रहना स्ट्रेंज, वो मुझे अजीब लग रहा था। माई ब्लिस्टर मेड इट, ब्लिस्टर क्या होता है, फोड़ा, जो मेरा फोड़ा था, मेड इट अ प्रॉब्लम, इसने समस्या कर दी, टू वॉक करने को। तो माई ब्लिस्टर, जो मेरा फोड़ा था, मेड बना दिया, टू वॉक करने को, अब प्रॉब्लम की समस्या बना दिया। तो इट का ही ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं ब्लिस्टर मेड टू वॉक अ प्रॉब्लम, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक्चुअली इट जो है एम्प्टी वर्ड, इसका सब्स्टिट्यूट, इसका फिलर ये है, टू वॉक। तो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से गुजरना जरूरी है। अब इसमें क्या सीख रहे हैं उससे नहीं मतलब है, आप सीख रहे हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका ये अर्थ होता है। यू जस्ट नीड टू फेमिलियराइज योरसेल्फ, आपको इनसे फेमिलियराइज करना है, परिचय बनाना है, ये सिर्फ जरूरी है। ये क्या, क्यों, कैसे, इससे नहीं मतलब है, अभी सिर्फ इनसे गुजरना है एक बार। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। आई लव इट व्हेन यू सिंग, ध्यान देना, लव के बाद इट, हेट के बाद इट, और टेक के बाद इट, एप्रिसिएट के बाद इट, और ओ के बाद इट, और लीव के बाद इट। ये जो इट है छोड़ देता है कई बार आदमी, ध्यान रखना, ये एरर में पूछा जाता है और लोगों को क्लू भी नहीं रहता। जब ये सवाल पूछा जाता है कि लोगों को कोई आइडिया नहीं रहता है, लोग अक्सर गलत करते हैं, छोड़ देते हैं। और यहां जो इट दिख रहा है वो एक्चुअली एम्प्टी वर्ड है। तो आई लव इट व्हेन यू सिंग, तो जब आप गाते हैं, मतलब आप जो गाते हैं, वो जो प्रक्रिया, ये फिनोमिनन है, उसको मैं बहुत पसंद करता हूं। तो ये इट का ही सब्स्टिट्यूट है। इट की जगह आप लिख सकते हैं कि आई लव व्हेन यू सिंग, लेकिन लिख देंगे अगर आप ऐसे कि आई लव, और अगर आप इट नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई लव व्हेन यू सिंग, ये गड़बड़ है, ये ध्यान देना, ये गड़बड़ है। इट यहां आना जरूरी है, इट यहां आना जरूरी है। तो इट बहुत जरूरी है ये। तो ये 5 चीजें याद रख लीजिए। लव वर्ब है, हेट वर्ब है, टेक, एप्रिशिएट, ओ, लिव, 1 2 3 4 5 6 वर्ब्स। इनके बाद इट लिखना है आपको।
आई हेट इट, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इट एम्प्टी वर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। आई हेट इट व्हेन स्ट्रेंजर्स यूज माय फर्स्ट नेम, जब कोई अजनबी व्यक्ति मेरे पहले नाम से मुझे पुकारता है, वो मेरे पहले नाम का यूज करते हैं, श्रीकांत करके बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये इट जो है उसका ये सब्स्टिट्यूट है कि आई हेट, मुझे नफरत है किस चीज से, व्हेन स्ट्रेंजर्स यूज माय फर्स्ट नेम, जब कोई अजनबी मेरा पहला नाम यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इट हटा के केवल ये लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। अभी शुरू में बताया था मैंने, इट लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे इट नहीं आई होगा, ये आई है। तो आई टेक इट, यहाँ टेक का मतलब अज्यूम करना, मानना, कल्पना करना। आई टेक इट, मैं ये कल्पना करता हूं दैट यू वोंट बी वर्किंग टुमारो, कि कल आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे। ये मैं कल्पना कर रहा हूँ या मैं मान रहा हूँ, ये इसी का सब्स्टिट्यूट है। समझ रहे ना? आई वुड अप्रिसिएट इट, यहाँ इट का कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी वर्ड है, एम्प्टी वर्ड है। अप्रिसिएट का मतलब होता है कद्र करना, सराहना या अच्छा लगना। आई वुड अप्रिसिएट इट, मैं इसकी वैल्यू करूंगा, कद्र करूंगा, या मुझे अच्छा लगेगा। इफ यू वुड कीप मी इन्फॉर्म्ड, अगर आप मुझे इन्फॉर्म्ड रखेंगे, क्या हो रहा है मुझे अगर बताते रहेंगे तो ये इसी इट का ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कि मैं अप्रिसिएट करूंगा, क्या अप्रिसिएट करूंगा, ये चीज, इफ यू कीप मी इन्फॉर्म्ड। लेकिन बिना इट के नहीं लिख सकते, इट को लिखना पड़ेगा, इट का सब्स्टिट्यूट। वी ओ इट टू सोसाइटी, वी ओ इट टू सोसाइटी। ये जो इट है ना, एम्प्टी वर्ड है, वो का मतलब होता है हम कर्जदार हैं, या एक समाज का कर्जा है हमारे ऊपर। वी ओ इट टू सोसाइटी मतलब समाज का हमारे ऊपर एक कर्ज है, या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, टू मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस। ये जो है इट का सब्स्टिट्यूट है। वी ओ, हम के हकदार, क्या कर्जदार हैं, सॉरी के कर्जदार हैं, किसके कर्जदार हैं, इस चीज के। टू मेक आवर कंट्री बेटर प्लेस, हम अपने देश को बेहतर जगह बनाए, ये हमारे ऊपर कर्जा है, हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, टू सोसाइटी। विल लिव इट, यहाँ इट भी क्या है, एम्प्टी वर्ड इट है। विल लिव इट टू यू टू डिसाइड, ये जो टू डिसाइड है इसका सब्स्टिट्यूट है। हम छोड़ेंगे डिसाइड करना कि क्या निर्णय लें, आप क्या निर्णय लेना है, ये हम छोड़ देंगे टू यू, आपके ऊपर। तो इट की जगह ये सब्स्टिट्यूट है टू डिसाइड, लेकिन लिखना नहीं है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई विल लिव टू डिसाइड टू यू, ऐसे लिखना नहीं है। हम समझाने के लिए भले बोल दे रहे हैं कि वो सब्स्टिट्यूट है उसका, लेकिन आप अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गड़बड़ होगा ना। भले उसका सब्स्टिट्यूट है ना, बट यू कांट राइट लाइक दैट, ओके, बट यू कांट राइट इट लाइक दैट, ओके। इट सरप्राइज्ड मी यू नॉट रिमेम्बरिंग माई नेम, यहाँ यू और योर दोनों हो सकता है, यहाँ योर भी चलेगा। ये जो है ना, योर नॉट रिमेम्बरिंग माई नेम, तुम्हारा मेरे नाम को याद न रखना, या तुमने मेरे नाम को याद नहीं रखा, ये चीज सरप्राइज कर दिया मुझे, इससे मैं चकित हो गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि अब हम यहाँ जो वर्ड्स देख रहे हैं वह वर्ब है, ये वर्ब है, सूट वर्ब है। सरप्राइज मतलब चकित करना, सूट मतलब सटीक होना, किसी चीज के लिए अनुकूल होना, अपसेट मतलब नाराज बनाना, नाराज करना वर्ब है। इंटरेस्ट मतलब उसमें दिलचस्पी होना, समय लेना, टेक, टेक मतलब भी समय लेना, ये वर्ब है। इन वर्ब्स के साथ भी आप देख रहे हैं एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल। इट विल सूट मी बेस्ट, यहाँ जो इट है ये मुझे सबसे अच्छा सूट करेगा फॉर यू टू अराइव, कि आप अगर पहुंचे एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे के आसपास। तो ये जो है ना, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। फॉर यू टू अराइव, आपका पहुंचना एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे के आसपास, विल सूट मी बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा सूट करेगा। ये जो लिखा है इट, इसका सब्स्टिट्यूट ये है। इट अपसेट्स मी, ये मुझे नाराज करता है, इससे मुझे बड़ा
गुस्सा आता है, टू हियर पीपल, जब मैं सुनता हूँ लोगों को आर्गुइंग ऑल द टाइम, एक दूसरे से हमेशा झगड़ा विवाद करते रहते हैं, तो इट की जगह आप लिख सकते हैं कि टू हियर पीपल, सुनना लोगों का आर्गुइंग, आर्गू करना, तर्क वितर्क करना ऑल द टाइम, अपसेट्स मी, मुझे अपसेट करता है। तो क्या हम इट की जगह इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इट को हटा के ऐसे लिख सकते थे कि टू हियर पीपल, सुनना लोगों को आर्गुइंग, आर्गू करते हैं ऑल द टाइम, अपसेट्स मी, मुझे अपसेट करता है। ऊपर भी ऐसे कर सकते थे, फॉर यू टू अराइव एट अबाउट 10 o'clock, आपका पहुंचना एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, विल सूट मी बेस्ट, मुझे बहुत सूट करेगा। ऐसा कर सकते थे, सेंटेंस करेक्ट होता। यहाँ पे अब आप सोच रहे हैं कहीं पे करेक्ट हो रहा है, कहीं पे नहीं करेक्ट हो रहा है, कोई पैटर्न या रूल बताइए। कोई पैटर्न रूल नहीं है। ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, समझाता हूँ, पर जो नए हैं उनको क्या है, उनकी पढ़ाई इतनी खराब हुई है कि वो रूल पैटर्न ढूंढ रहे हैं, नहीं उनको कठिन लगने लगता है। मैं तो कह रहा हूँ इसको कुछ करना नहीं है, जस्ट गो थ्रू दी सेंटेंसेस, केवल गुजर जाओ, इस पर कुछ रटना उटना नहीं है। मैं सिर्फ दर्शन कराना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ इट एम्प्टी वर्ड है, इसका ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका एक सब्स्टिट्यूट है, बस देख लो, दैट्स इनफ, ये पर्याप्त है। एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार घर पे देख लेना, दैट्स ऑल। जितना आपको सीखना है, जो जरूरी है आपके लिए, सीख लेंगे आप। और मैंने कहा ये चीज क्यों और कैसे है, ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब आगे हम जीरन, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव का आगे 5 दिन के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, है ना। उसके लिए बेस तैयार कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो इट डज नॉट इंटरेस्ट मी, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं करता, इसमें मुझे मजा नहीं आता, या उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं होती कि व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। ये व्हाट यू थिंक जो है WH क्लॉज है, नाउन क्लॉज, इसका सब्स्टिट्यूट है इट का। व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं, डज नॉट इंटरेस्ट मी, वो मुझे इंटरेस्ट पैदा नहीं करता, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आती। इट टुक मी मंथ्स, इसने लिया मुझे महीने, कई महीने मुझे लग गए, टू गेट टू नो हर, उसको जानने में, कि उसका सही नेचर पहचानने में। तो ये जो इट है ना, ये एम्प्टी वर्ड है, इसका ये सब्स्टिट्यूट है। टू गेट टू नो हर, उसको जानना, टुक मी मंथ्स, इसने कई महीने ले लिए मुझे। ये जो इट है एम्प्टी वर्ड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, टू गेट टू लंडन, लंदन जाने में, फ्रॉम हियर, यहां से। गेट मतलब पहुंचना या जाना भी होता है। तो हाउ लॉन्ग, कितना समय, डज इट टेक, ये लेता है या लगता है, टू गेट, पहुंचने में, टू लंडन, फ्रॉम हियर, यहां से। ये जो इट है ना, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज, ये जो चीज है, टू गेट टू लंडन फ्रॉम हियर, यहां से लंदन पहुंचना, तो हाउ लॉन्ग डज, ये चीज टेक, लेता है, तो इट का ये सब्स्टिट्यूट है। पर लिख नहीं सकते आप, गलत हो जाएगा। ये नहीं लिख सकते कि हाउ लॉन्ग डज टू गेट टू लंडन फ्रॉम हियर टेक, दैट वोंट बी अ करेक्ट सेंटेंस। अब ये जो चीज है, इस पे ध्यान देना है ना। जरा यहां पे आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों गलत है। जैसे आप देखिए, आपने लिखा कि द न्यू कंसर्ट हॉल, जो नया वाला कंसर्ट हॉल है जिसमें समारोह होगा, वो वंडरफुल, अच्छा है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज वंडरफुल द न्यू कंसर्ट हॉल? अगर आप इट को एम्प्टी वर्ड मांगे तो क्या, जरा देखिए तो, द न्यू कंसर्ट हॉल इज वंडरफुल, मतलब अजीब नहीं लग रहा है आपको कि इट इज वंडरफुल द न्यू कंसर्ट हॉल? अजीब लग रहा है ना, सेंटेंस अननेचुरल है। लोग कई बार इस तरह लिख देते हैं, या कहीं सेंटेंस अगर लिख जाए एग्जाम में, तो आपको समझना है दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। हालांकि एक वर्ड होता है द वे, ये वंडरफुल के साथ, ये वो लिख सकते थे कि इट इज वंडरफुल, बड़ा जबरदस्त लगता है या अच्छा लगता है, इट इज वंडरफुल द वे शी डांसेस, जिस तरह से वो नाचती है, दैट्स करेक्ट। यहाँ इट एम्प्टी वर्ड है, और ये जो लिखा है ना द वे शी डांसेस, ये नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज एक्चुअली इसका सब्स्टिट्यूट है कि द वे शी डांसेस, जिस प्रकार से वो नाचती है, इज वंडरफुल, वंडरफुल, ये सही है। पर ये गलत है, मतलब इसलिए मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू करके काटा है। इसको अभी हमेशा ऐसे ही लिखना है कि द न्यू कंसर्ट हॉल इज वंडरफुल। इट इज कंफर्टेबल टू सिट ऑन दिस, अच्छा, इट इज कंफर्टेबल टू सिट ऑन दिस चेयर, ये कंफर्टेबल वर्ड के बाद भी ऐसे नहीं लिखना है। दिस चेयर इज कंफर्टेबल टू सिट ऑन, इस चेयर पे बैठना कंफर्टेबल है।
तो जो 3 सेंटेंसेस हैं जिनमें नॉर्मली लोग गलत करते हैं उसको मैंने लिख दिया है कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है और ये सही है। जस्ट गुजर जाइए, इसमें कोई पैटर्न रूल नहीं है जो आपको समझना जानने की जरूरत है। इट वॉज गिवन द इम्प्रेशन दैट ट्रेवल एक्सपेंसेस वुड बी पेड। ये इंप्रेशन दिया गया या ऐसा कहा गया, उनके कहने से ऐसा लगा कि ट्रेवल एक्सपेंसेस वुड बी पेड, कि जो आने जाने का खर्चा है उसको पे किया जाएगा। ये कहना गलत है। द इम्प्रेशन वॉज गिवन, ये इंप्रेशन दिया गया दैट ट्रेवल एक्सपेंसेस वुड बी पेड, ये करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। अब ध्यान ये देना है 3 चीजें। एज इफ मतलब होता है मानो, एज दो मतलब भी होता है मानो, और इफ मतलब होता है यदि। इनके साथ आ रहा है एम्प्टी वर्ड। इट लुक्स, लगता है, एज इफ मानो वी आर गोइंग टू हैव ट्रबल, कि समस्या आने वाली है विद एना अगेन, एना कुछ ना कुछ ट्रबल करने वाली है, या एना के साथ हमें कुछ ना कुछ ट्रबल आने वाला है। एक्चुअली एज इफ में या एज दो में, एज इफ मतलब मानो, एज दो मतलब मानो, इफ मतलब यदि, ये जब इस्तेमाल होते हैं किसी सेंटेंस में, सेंटेंस के ऊपर, वहां पे दिखता है कि एक्चुअली एम्प्टी वर्ड होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप कहेंगे इसका, सॉरी, मेरा माइक ही गिर गया था, मुझे मालूम बाद में चला, है ना। तो एज इफ का मतलब मानो, एज इफ का मतलब मानो, इफ मतलब यदि, एज दो मतलब मानो। तो अभी पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि आपको सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ना पड़ा, क्योंकि माइक गिर गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जब ये एज इफ मतलब मानो, एज इफ मतलब मानो, एज दो मतलब मानो, इफ मतलब यदि, ये जब कंजंक्शंस होते हैं ना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, वहां इट आता है, और वो इट जो होता है क्या होता है, एम्प्टी वर्ड होता है। अब इट एम्प्टी वर्ड के कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं आप, अगर कि कोई सब्स्टिट्यूट है क्या इसका इसमें, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मजेदार बात है, ये थोड़े स्ट्रेंज हैं ये सेंटेंसेस, कि इस यहाँ इट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इट ऐसे ही आया है। जैसे हर जगह जरूरी नहीं है कि इट का सब्स्टिट्यूट आए, है ना। अब जैसे मान लीजिए लिखा है कि इट इज मंडे, सोमवार है, तो ऐसा थोड़ी है कि इट की जगह क्या आ गया, मंडे। हालांकि है, लेकिन आप लिख नहीं सकते हैं। अब अगर मंडे को यहां करें तो मंडे इज, अब आगे तो जरूरी नहीं कि हर बार इट का कोई आपको सब्स्टिट्यूट मिल ही जाए, पर अगर वास्तव में देखें तो इट का सब्स्टिट्यूट मंडे ही है। लेकिन अगर आप इट की जगह मंडे लिख के देखें तो देखिए कुछ अजीब सा बनेगा, कुछ सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा कि मंडे इज। अब इज के बाद ये खाली रह गया, यहाँ क्या होगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार इट की जगह ये सब्स्टिट्यूट लगे और आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मिले, जरूरी नहीं है। यहां भी वही चीज है कि अगर इट की जगह अगर आप लिख दें एज इफ वी आर गोइंग टू हैव ट्रबल, मानो कि हमारा कोई समस्या होने वाला है ना के साथ, फिर से लुक्स, दिख रहा है या लग रहा है, तो अब ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते प्रॉपर, क्योंकि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट रखेंगे इट की जगह तो कोई मीनिंगफुल चीज बनेगी नहीं। बट आपके लिए जरूरी है कि इस तरह के सेंटेंसेस से गुजरें और देखें कि इस तरह का सेंटेंस होता है। एज इफ के साथ, एज दो के साथ, इफ के साथ आप इट का प्रयोग देखेंगे एम्प्टी वर्ड के रूप में। इसका अर्थ क्या बनेगा, इट लुक्स, ऐसा लग रहा है, एज इफ मानो वी आर गोइंग टू हैव ट्रबल, हमारा समस्या होने वाला है एना के साथ, अगेन मतलब एना आएगी और उससे समस्या होगा। इट इज नॉट एज इफ, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट का मतलब नहीं है एज इफ मानो कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो, शी हैज बीन डिफिकल्ट, कि वो इतनी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करी हो या हम लोगों को कठिनाई में डाली हो या उसके साथ निपटने में हमें कठिनाई आई हो। ये पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले हो भी चुका है। तो इट इज नॉट, ऐसा नहीं है एज इफ मानो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार है, शी हैज बीन डिफिकल्ट, कि इतना कठिन रही है हमारे साथ इस तरह व्यवहार किए। इट विल बी अ पिटी, पिटी का मतलब होता है बहुत बुरी बात, ये बहुत बुरी बात होगी। इफ वी हैव टू आस्क हर टू लीव, अगर हमें उससे कहना पड़े कि आप जाइए, है ना। बट इट लुक्स एज दो, लेकिन लगता है एज दो मानो वी मे हैव टू, कि हमें शायद कहना पड़ सकता है। मे हैव टू मतलब हमें कहना पड़ सकता है।
तो यहां भी इट जो है एम्प्टी वर्ड है। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन का यह खात्मा है। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है आगे के 5 क्लासेस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एग्जाम में, हर एग्जाम में वही चीजें पूछी जाएंगी जो अगले 5 लेक्चर्स हैं। अभी हमने आपको गुजार दिया ना, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे जिसमें इट एम्प्टी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश मत करिए कि इसमें कुछ रूल या पैटर्न है, बस गुजर जाइए इन सेंटेंसेस से। हम कह रहे हैं 10 11 बार 12 बार गुजर जाएंगे नहीं सेंटेंसेस से, ये आपके दिमाग में रहेगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई रूल या पैटर्न नहीं है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोले जाते हैं, कन्वेंशनल सेंटेंसेस हैं, रीतिगत सेंटेंसेस, ऐसे बोलने और लिखने की रीति है, एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद देम, और आपको इनसे परिचित होना पड़ेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट 5 लेक्चर्स दैट आर गोइंग टू फॉलो, जो अगले 5 लेक्चर्स फॉलो करने वाले हैं, आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसी जगह है जहां टीचर्स भी गलती करते हैं, उनको नहीं आता है। तो मुझे पता है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस लेक्चर्स, आपको उन लेक्चर्स का बेसब्री से इंतजार है। और मैं अब एक कन्फेशन है कि आपको मैं बताऊं कि मैं 1.5 साल बाद लाइव आया हूं, ऑलमोस्ट 1.5 years later I have come here live, I have joined you live। मुझे पता है मुझे एक प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी हो गई थी, या ये कह लीजिए टालने की बीमारी, या कोई समस्या आ गई थी कि मुझे, मतलब ये जब स्टूडियो में मैं आता था एकदम नेगेटिव एनर्जी, मुझे इलनेस, मतलब सिकनेस फील होने लगता था, एंड आई वाज रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग टू द स्टूडियो आने में डर लगता था। बट नाउ आई हैव सीन अ टर्न अराउंड, पता नहीं कुछ हो गया है पिछले 2-3 दिनों में, एंड आई गॉट दिस फ्रेश लीज ऑफ एनर्जी, and I started feeling like I should go to the studio and start teaching online. So I'm back, and I'm back with a roar, right? So अब आप जुड़े रहिए। देखिए क्या होता है ना कि ऑफलाइन क्लास में तो खूब मजे से पढ़ा रहे हैं, खूब मजे से, खूब टाइम देके, एकदम जबरदस्त। कमजोर से कमजोर बच्चा हो ना, ईंटा पत्थर बच्चा हो, अगर वो मेरी बात मान लेना तो 4 महीने में वो टीचर्स को पढ़ा सकता है, इंग्लिश के टीचर्स को। इतना आसान है कोर्स और इतना मैजिकल है, और वही एनर्जी मैं चाहता हूं ना कि ऑनलाइन भी मिल जाए, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाए। अब मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, तुम सब लोग जुड़ोगे ना, अगर मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बताना कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे क्या उम्मीद करते हो, जितना जहर उगलना हो, जितनी गालियां देने हो, जितना मेरे से नाराजगी हो, सब मतलब उगल देना, बता देना। और अगर मोटिवेशन के लिए, मुझे भी कुछ चाहिए होता है एनर्जी के लिए, तो अगर कुछ अच्छा कहना तो भी कह लेना, ठीक है। वी आर फैमिली, हम लोग परिवार हैं, एंड आई रियली ट्रीट ऑल माई स्टूडेंट्स माई फैमिली। अपने स्टूडेंट्स को मैं फैमिली ही मानता हूं। तो तैयारी पुख्ता रखनी है। मैंने हमेशा कहा है कि 11 महीने में 390 में 325 के स्कोर तक पहुंचना है, और वो होता है सही कंटेंट और कंसिस्टेंट पढ़ाई के साथ। ये जब दोनों मिलता है ना, तब 325 पहुंचते हैं, सिलेक्शन गारंटीड होता है। तो अगर आपसे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, ये नंबर दिख रहा है 6306211761, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम इजिली एक्सेसिबल, किसी से भी मेरी बात हो जाती है, मैं बहुत एक्सेसिबल हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।